हेलो गाइस, लर्निंग आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। अभी तक हमने अपने इन्वायरमेंट के बुक के 12 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब हम 13th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 13 चैप्टर है एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर। तो हमने लास्ट लेक्चर में एयर पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं सोसाइटी में या हमारी बॉडी में, वो देख लेते हैं। उसके साथ साथ कंट्रोल करने के उसको मेजर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहले हम इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो जो पहली कंडीशन एयर पॉल्यूशन के कारण बनती है उसे हम बोलते हैं स्मॉग। तो जैसे आप नाम से देख रहे हैं, स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक और फॉग के मिलने से स्मॉग का फॉर्मेशन होता है ना। तो इसके सोर्स क्या क्या है या कहाँ से ये शुरू होता है? तो बर्निंग ऑफ कोल, व्हीकलर एमिशंस या इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, है ना। इससे जो हमारे स्मोक निकलता है या फिर और भी जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं, जैसे ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे मिल के क्या बना लेते हैं? स्मॉग। फिर हमारे स्मॉग भी दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा सल्फरस स्मॉग और दूसरा है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। तो सल्फरस स्मॉग हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लंदन स्मॉग, है ना। लंदन स्मॉग क्यों बोलते हैं? कि पहली जो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व कहाँ किया गया था? लंदन में। कब किया गया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। आपको याद होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मेनली बहुत बड़ा रोल था स्टीम इंजन्स का। और जो पावर यूज़ होती थी स्टीम इंजन्स में, वो मोस्टली कहाँ से आती थी? कोल बेस्ड पावर, है ना। कोल बेस्ड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा पूरा। अलग अलग मशीनें या फैक्ट्रियों का चलना, वो सारी उसकी इलेक्ट्रिसिटी या सब कुछ कहाँ से आ रहा था? हमारे पास कोल से। तो इसीलिए जब ये कोल हम बर्निंग करते थे ह्यूज अमाउंट में, जो कि हमारा एक सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल है, मतलब कोल में सल्फर ह्यूज अमाउंट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोल की क्वालिटी ख़राब है तो उसमें सल्फर का कंटेंट ज़्यादा होता है। कोल की क्वालिटी अच्छी है तो सल्फर का कंटेंट कम होगा, लेकिन सल्फर उसमें रहता ही रहता है। तो जैसे ही आप बर्निंग करते हैं तो अलग अलग सल्फर ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो हमारा सल्फर है एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। और फिर इसी को थोड़ी ह्यूमिडिटी से आप मिला दीजिए, इसी सल्फर ऑक्साइड्स को, या फिर जो और भी सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके कारण क्या होता है? हमारा फॉर्मेशन सल्फरस स्मॉग का। तो इसमें आपको क्या याद रखना है मेनली? कि सल्फरस स्मॉग को और हम क्या बोलते हैं? लंदन स्मॉग, है ना। और यहाँ से सल्फरस से नाम तो पता चल जाएगा। सल्फर किस में मिलेगा आपको? मेनली कोल में। और कोल की बर्निंग कब हुई थी ज़्यादा, या फिर फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिला था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लंदन में, है ना। ये आपको पॉइंट्स को याद रखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मॉग है वो है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को हम और क्या बोलते हैं? समर स्मॉग, या फिर लॉस लेस स्मॉग, है ना। तो ये आपको वर्ड्स एसोसिएट करके याद रखना है कि फोटोकेमिकल स्मॉग की हम बात जब कर रहे हैं तो समर स्मॉग की बात हो रही है या फिर लॉस एंजलिस स्मॉग की बात हो रही है। लॉस एंजलिस स्मॉग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम 1952 में यहीं देखा गया था, लॉस एंजलिस में, ये स्मॉग। अब ये निकलता कैसे है? तो जहाँ जहाँ ऐसी सिटीज़ हैं या फिर अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई व्हीकलर एमिशंस हैं, मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी तो एमिशंस तो होगा ही उनका। तो अगर ऐसी कोई सिटी है तो वहाँ पे इसके बनने की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो लॉस एंजलिस में पहली बार क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी सिटी है अपने आप में, और गाड़ियों का कंपैरिजन यहाँ पे शुरू में सबसे ज़्यादा था। फिर फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से क्या पता चलता है? कि फोटो से पता चल रहा है हमको सन से रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पे, है ना। और केमिकल है तो मतलब कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, है ना। तो सन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है जिसके कारण ये फोटोकेमिकल स्मॉग हमारा बन रहा है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब जो गाड़ियाँ हैं हमारी जो चलती हैं, उसके एग्जॉस्ट से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, और भी अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो ये क्या होता है? ये आपस में मिल के सन की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? ओजोन का। और ओजोन के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इस स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। कलर कौन सा होता है इसका? लाइट ब्राउनिश कलरेशन। तो कलरेशन भी इंपॉर्टेंट है, किस कलर का स्मॉग या फिर कंडीशन यहाँ पे बनती है। रिड्यूस्ड विजिबिलिटी हो ही जाएगी ऑब्वियसली, स्मॉग है अगर तो। फिर प्लांट डैमेज, इरिटेशन ऑफ द आईज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो साथ साथ में होंगी ही, है ना। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा लॉस एंजलिस स्मॉग। इसके बाद जो है हमारा हेज। हेज की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, तो कि हेज क्या है? क्योंकि हम स्मॉग पढ़ रहे हैं, तो हेज की जो कंडीशन होती है ना, जब आप उसको अपनी आंखों से देखेंगे तो आप डिस्टिंग्विश करके नहीं बता पाएंगे। बहुत बार आपको लगेगा कि दोनों तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है फिर अलग अलग लिखने का? जो एक डिफरेंस होता है कि हेज में जो पार्टिकल होता है या डस्ट होता है वो ड्राई होता है ना। वहाँ पे कंडेंसेशन या वाटर मॉइस्चर नहीं है,
या भी और कोई टाइप का मॉइस्चर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। वहीं स्मॉग में आपको मॉइस्चर मिलेगा। स्मॉग तो कंडीशन से ही दो बन रहा है, स्मोक प्लस फॉग। तो फॉग में तो मॉइस्चर रहता ही रहता है ना। तो यही दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, बाकी दोनों में ही विजिबिलिटी कम होती है और वो सारी कंडीशन हो जाती है। हालांकि हेज जो है वो कम होता है इंटेंसिटी में एज कम्पेयर टू स्मॉग। फिर हेज के जो सोर्सेस क्या क्या हैं, है ना, वो देख लेते हैं। फार्मिंग है आपकी, कोई ड्राई वेदर में अगर हो रही है, ट्रैफिक से आता है हेज के पार्टिकल्स, इंडस्ट्रीज से आते हैं, वाइल्ड फायर से आते हैं। सो बेसिकली पार्टिकल्स तो वही सारे हैं, डस्ट है, स्मोक है, या फिर और कोई ड्राई पार्टिकल्स, लेकिन इसमें बस मॉइस्चर नहीं होता। फिर ये जो हमारी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे लॉस एंजलिस हो गया, या बीजिंग चाइना हो गया, या हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली हो गई, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन क्यों देखने को मिलता है? तो बहुत बार इसका रीज़न होता है इन्वर्जन। आप एक ज्योग्राफी में एक टेम्परेचर इन्वर्जन का वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली होता क्या है कि सामान्य तौर पे क्या कंडीशन होती है, जैसे जैसे आप पृथ्वी, जैसे ये अर्थ की क्रस्ट हो गई ऊपर वाली, है ना, ये आप खड़े हैं सपोज। अब जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता है। लेकिन जो इन्वर्जन कंडीशन होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन हम इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, उसमें किसी अलग अलग कारण से एक यहाँ पे लेयर बन जाएगी वार्म एयर की। तो यहाँ पे आप नॉर्मल कोल्ड एयर थी, ऊपर जा रहे थे और कोल्डर होना था इसको, लेकिन कोल्ड होने की जगह यहाँ पे एक वार्म आपको लेयर मिलेगी। अलग अलग रीजंस आपको ज्योग्राफी में इसमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे फिर नॉर्मल अपना कोल्ड चलेगा, है ना। तो जब ऐसी कोई कोल्ड लेयर ट्रैप हो जाए वार्म लेयर के अंदर, तो उस केस में होता क्या है, जो ड्रॉपलेट्स होंगी हमारे मॉइस्चर की, है ना, वो यहीं पे जमने लगेंगी नीचे ही, है ना, जो हम फॉग वाली कंडीशन में भी देखते थे। तो जब नीचे जमने लगती हैं, उसी समय वो स्मोक से मिलती हैं और भी पॉल्यूटेंट जो है उससे मिलती हैं, तो उससे अल्टीमेटली स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन दी हुई है फोटोकेमिकल स्मॉग की, कि कैसे रिएक्ट करता है। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, ये जो डायरेक्टली वॉल्केनो से निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये आपस में क्या मिलते हैं, सन की रेस, सन की प्रेजेंस में आपस में मिलते हैं, इनमें रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, ओजोन का फॉर्मेशन हो गया, पेरोक्सी एसाइटिल नाइट्रेट हो गया, पैन जिसे हम बोलते हैं। तो अलग अलग ऐसे कंपाउंड्स में फॉर्मेशन हो जाता है इसका। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन है और यूवी, ये सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, ओजोन, पैन और अदर ऑक्सीजन लाइक OH। तो ये तो वही पूरी रिएक्शन के फॉर्म में दी हुई है, एक बार आप इसको देख लीजिए, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो स्मॉग में हमारे ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इनके एक बार सोर्स और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला हमारा कौन सा एलिमेंट है या केमिकल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसके मेनली सोर्स क्या क्या है, कंबशन ऑफ ऑयल, कोल, गैस, बैक्टीरियल एक्शन इन द सॉइल, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक एक्शन या लाइटनिंग। तो ये सारे सोर्सेज हैं इनके, है ना। इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज विजिबिलिटी ड्यू टू येलोइश कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारा, वो सप्रेस कर देता है प्लांट्स ग्रोथ को। इसी में एक आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, जो है कि जो हमारी सॉइल होती है या फिर उसमें जो प्लांट्स होते हैं, उसको नाइट्रोजन भी मिल जाती है। हालांकि अब यहाँ पे हम पॉल्यूशन के तौर पे देख रहे हैं, तो मतलब मिल चुकी है, उससे ज़्यादा लेवल पे है, इसलिए ये पॉल्यूटेंट के तौर पे हाँ इसको हम देख रहे हैं ना। फिर इसके बाद है हमारे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनका सोर्स क्या है, इवेपोरेशन ऑफ फ्यूल्स, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इससे क्या क्या होता है, आई इरिटेशन होती है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है, इनमें से कुछ कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं, और विजिबिलिटी भी ये डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ब्लू ब्राउन हेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है ओजोन। तो ओजोन कैसे बनती है, फोटोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। इसके साथ साथ कुछ ओजोन कहाँ से आ जाती है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है ना ऊपर वाली, जो गुड ओजोन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से भी कुछ ओजोन नीचे कभी कभी आ जाती है। तो इसका इफेक्ट्स क्या क्या है, डिक्रीज क्रॉप यील्ड, रिटार्ड प्लांट ग्रोथ, डैमेजेस प्लास्टिक और ब्रेक डाउन रबर। तो ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं। फिर इसके बाद है पेरोक्सी एसाइटिल नाइट्रेट्स। तो इनके फॉर्म सोर्सेज क्या क्या हैं, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड विथ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं, आई इरिटेशन, हाई टॉक्सिसिटी टू प्लांट्स, डैमेजिंग टू प्रोटीन्स। तो ये हमारे जो स्मॉग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं टॉक्सिक, उसको हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिड रेन का, जिसे हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। तो आपको पता होगा कि पीएच की जो हमारी स्केल होती है 0 से 14 के बीच में होती है, और न्यूट्रल हम किसको मानते हैं, 7। तो 7 से जितना भी नीचे वाले नंबर्स हैं, अगर वो किसी चीज़ में पीएच आ रहा है तो वो एसिडिक कहलाएगा, और 7 से अगर ऊपर आ रहा है तो वो बेसिक कहलाएगा। बेसिक को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन भी बोलते हैं हम, है ना। तो एसिड रेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा पीएच वुड बी <<7। और यही जब पीएच 5.6 के नीचे आ जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर 5.7 के नीचे अगर किसी का पीएच आ रहा है या 5.7 आ रहा है, तो उस केस में हम इसको माइल्डली एसिड मानने लगते हैं। बाकी 7 की जो रेंज है, 6 से लेके 7 और 8, तो इसको इतना नहीं कंसिडर किया जाता कभी कभी, क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशन चलते रहते हैं। लेकिन अगर 5.7 है या उससे नीचे है तो उस केस में हम क्या इसको एसिड रेन के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। फिर पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, वही सारी है जो अभी मैंने बताया। पीएच बोलते किसको है हम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, है ना। किसी भी एक्वस सोल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको हम पीएच बोलते हैं। पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस के लेवल इंक्रीज होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब कौन कौन सी गैसेज हैं जो एसिड रेन का फॉर्मेशन करती हैं, तो इसमें दो बड़ी गैसेस हैं, सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो सल्फर ऑक्साइड्स के सोर्स क्या क्या हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल सल्फाइड ओर्स, इंडस्ट्रियल सोर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वॉल्केनोज हो गया, सी एंड ओशियंस हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, इन जनरल तो आइडिया रखिए कि जितनी भी हमारी पावर प्लांट से रिलेटेड प्रोसेस है उससे तो निकल ही रहा है, बट ये जो एक्सेप्शंस हैं जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब ये यूजुअली थॉट में नहीं आता है हमें जब हम गेस करने जाते हैं। तो इसीलिए इन एक्सेप्शंस को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉल्केनो से भी निकल ही रहा है, सी और ओशियन से भी निकलता है ना। तो अगर ये ऑप्शंस में आ गया तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते या एसोसिएट नहीं कर सकते सल्फर डाइऑक्साइड से या फिर सल्फर ऑक्साइड से। फिर इसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेस क्या क्या है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, लाइटनिंग हो गया, बायोमास बर्निंग से भी निकलता है, फॉरेस्ट फायर से भी निकलता है, ओशियन से भी निकलता है, और पावर प्लांट से भी निकलता है। फिर नाइट्रोजन जो है हमारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो नाइट्रोजन बेसिकली N2 के फॉर्म में मिलता है ना एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कब मिलेंगे, कब आपस में रिएक्ट करेंगे, इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में। जैसे लाइटनिंग हो गई है ना, कहीं बिजली गिरी एटमॉस्फेयर में, उसमें इतनी पावर होती है कि जो N2 का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर देती है ना। N2 का बॉन्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये टूटता नहीं है, इसलिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। तो ये लाइटनिंग में हो गया। फिर उसके बाद जो कंबशन होता है पावर प्लांट्स में, वहाँ पे भी ये कंडीशन इसको मिल जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल कंबशन होते हैं इंजन्स में, उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसीलिए ये क्या है कि इन्हीं जगहों से ये सोर्स है, मतलब इसका सोर्स मेनली इन्हीं जगहों से आता है। फिर यही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो निकल रहे हैं हमारे, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो यही रिएक्ट करते हैं फिर वाटर के साथ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, HNO जिसे हम बोलते हैं। और यही जब एसिड गिरेगा तो हम उसको बोलते हैं एसिड रेन का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन हर बार नुकसान नहीं होता, हर चीज़ को नुकसान नहीं होता, बाकी बहुत सारे नुकसान भी हैं। उसमें एक जगह फ़ायदा भी है कि जब हमारी एसिड रेन होती है उससे जो सॉइल है हमारी उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। लेकिन और जो बाकी केमिकल्स हैं उनमें नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है किसी एरिया में, आप सपोज करिए सॉइल्स में, अगर वहाँ पे हुआ है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ठीक है, उस कंडीशन में हेल्पफुल ही हुआ होगा। लेकिन नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि एसिड रेन के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक दो जो फ़ायदे हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन दी हुई है, कैसे बनता है पूरा फॉर्मेशन, वही जो अभी मैंने ओरली बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन होते हैं। कुछ तो इनमें से सूखे के तौर पे गिर जाते हैं ना, डस्ट के फॉर्मेशन के तौर पे, ऐसे ही ड्राई डिपोजिशन जिसको हम बोलते हैं। और इनमें से ही कुछ जो है सनलाइट की प्रेजेंस में आके ओजोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर वही ओजोन और भी ऑक्सीडेंट या सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है ना। यही फिर रेन के साथ मिलके नीचे गिरते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, वेट डिपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, रेन के साथ जब नीचे गिरता है। तो यही डिफरेंस है, वेट डिपोजिशन में स्नो फॉग मिस्ट के फॉर्म में गिरता है ग्राउंड में ये एसिड, और ड्राई डिपोजिशन में डस्ट के फॉर्म में गिरता है, मतलब उसमें पानी स्मॉल नहीं होता इन्वॉल्व।
अब इसके बाद यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है ये, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाई। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल ये इसका ऑप्शन है आंसर। फिर 2022 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें चार हमारी गैसेस दी हुई हैं, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर द कॉज ऑफ एसिड रेन। तो किसके एक्सेस होने से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है? तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें 2 और 4 होगा आंसर, 2 और 4 ओनली। हालांकि अगर ऐसा आता 2, 3 और 4 तो उसको भी आप लगा सकते थे, इसीलिए उन्होंने लेकिन ऑप्शन ही साफ बना दिया कि 2 और 4 दे दिया, क्योंकि बहुत बार रिएक्ट करके जो कार्बन हमारे नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं किस में कन्वर्ट होते हैं, ओजोन में ही कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो कोर है सो शुरू कहाँ से होती है, इन्हीं से, इसीलिए ये 2 और 4 इसका आंसर है। फिर इफेक्ट्स क्या क्या हैं एसिड रेन के हार्मफुल, जो हमारे सोसाइटी में या हमारे आसपास की चीज़ों में, उसको देखते हैं। सॉइल में क्या इफेक्ट होता है? तो सॉइल में बेसिकली लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से एसिड रेन गिर रही है वो रिएक्ट करेगी नीचे आके जो हमारे केमिकल्स हैं सॉइल के अंदर उनसे, और लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होगी, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी। तो सॉइल को ये क्या बना देता है, इनफर्टाइल। अभी हमने यहाँ पे एक पीछे एक स्लाइड में पढ़ा था कि सॉइल के लिए हेल्पफुल है नाइट्रोजन के सेंस में, लेकिन वही यहाँ पे देखिए सॉइल को इनफर्टाइल भी बना रहा है। तो मतलब इसके नुकसान कहीं ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक दो जो हमारे बेनिफिट हैं। फिर ये जो अमोनिया बढ़ाता है सॉइल में, जो नाइट्रोजन हम जिसे बोलते हैं, जिससे मिलता है हमको, उससे और क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रेट सॉइल का कम हो जाता है। फिर इंडियन जो सॉइल है हमारे इंडिया में जो पाई जाती हैं उसमें इम्पैक्ट एसिड रेन का कम है। क्यों कम है? क्योंकि मोस्टली हमारी जो सॉइल पाई जाती है इंडिया में अल्कलाइन नेचर की होती हैं, मतलब बेसिक नेचर की। इसमें गुड बफरिंग एबिलिटी भी होती है, इसलिए इतना इफेक्ट हमारे यहाँ पड़ता नहीं है। फिर ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट है एसिड रेन का? बैड स्मेल आना, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी होना, इरिटेशन ऑफ द स्किन होना, आई और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होना। फिर कुछ डायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, पल्मोनरी एफिसेमा हो गया, कैंसर हो गया, है ना। तो इफेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके। फिर एक्वेटिक लाइफ में क्या डिफरेंस आता है या फिर इफेक्ट क्या होता है? तो जो हमारे एग्स होते हैं या स्पर्म होते हैं फिश, फ्रॉग्स के या फिर अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के, है ना। थोड़ी भी पीएच में चेंज हुआ वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जो एसिड रेन होती है, कोई छोटी वाटर बॉडी है, वहाँ के पीएच को बहुत चेंज कर सकती है। तो उससे होगा क्या, जो वहाँ लाइफ साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और बहुत सारी जो हमारे जानवर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर ऐसे ही जो लेक हैं हमारे, जो एसिडिक बन गए हैं, वो आसपास के जो माइक्रोब्स होते हैं वहाँ पे उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। और इवेंचुअली होगा क्या कि वहाँ पे लाइफ फॉर्म उस लेक में ख़त्म ही हो जाएगी। फिर जो मेटल्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर हमारे, बहुत छोटी छोटी कॉन्सेंट्रेशन में, उनके साथ भी रिएक्ट करके अलग अलग फॉर्म में चेंज होती है, जो आपस में जाके अल्टीमेटली लीचिंग में हेल्प करते हैं। लीचिंग मतलब वही जो एक्वेटिक मीडियम में एनरिचमेंट हो जाना, यूट्रोफिकेशन हो जाना, उसमें अल्टीमेटली एक कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल लाइफ में क्या इफेक्ट है? सो जो प्लांट लीफ के क्यूटिकल होते हैं उनको डैमेज कर देती है, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसको रिड्यूस कर देती है। फिर जो एसिडिक मीडियम है हमारे, उससे लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, लेड, मरकरी ईजी हो जाती है पानियों में, जो हमारा ग्राउंड वाटर हो गया या फिर कोई लेक है ना। तो उससे होगा क्या कि जब हम पानी भी नहीं पी पाएंगे, कोई बोर है हमारे यहाँ, अगर उसमें हैवी मेटल का कंटेमिनेशन हो गया एसिड रेन के कारण, तो वो पानी भी यूज़ करने लायक नहीं बचेगा। साथ साथ में जो अगर लेक है उसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी ह्यूज इम्पैक्ट है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड रेन का? फिर किस माइक्रोब स्पीसीज की कितनी प्रोलिफरेशन होगी किसी एरिया में, वो पीएच से बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो कंडीशन होती है पीएच की रहने में, वो न्यूट्रलिटी है। मतलब 7 के अराउंड अगर पीएच है किसी बॉडी का, तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई ह्यूज अमाउंट में मिल सकते हैं। लेकिन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगी है हमारे, मोस्टली वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो है हमारे, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट मतलब बेसिक एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। सो इसलिए पीएच डिटरमाइन करेगा कि किसी वाटर में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है या फिर फंगी ज़्यादा है ना। और क्योंकि पीएच अगर शिफ्ट हुआ तो एक ही दो टाइप की जो बैक्टीरिया हैं सिर्फ वही बस ऐसी कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके कारण होगा क्या, जो डिले है डिकम्पोजिशन में वो होने लगेगा। क्योंकि पहले अगर न्यूट्रल है तो बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के बैक्टीरिया हो सकते हैं, सब डिकम्पोजिशन में इकट्ठा काम करेंगे।
लेकिन अगर एक साइड हो गया अगर पीएच, या तो अल्कलाइन हो गया या एसिडिक हो गया, उस केस में नंबर कम होने की वजह से डिकम्पोजिशन रेट जो है वो भी कम हो जाता है। फिर जो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट और मटेरियल है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो हमारे लाइमस्टोन है और मार्बल है ये डिस्ट्रॉय होते हैं एसिड रेन से, क्योंकि ये धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगते हैं एसिड रेन में और फ्लेक अब यार टूटने लगते हैं, है ना। सबसे बुरा इम्पैक्ट यहाँ पे कहाँ देखने को मिला है, या फिर सबसे जो विजिबल है हम सबके बारे सामने, वो ताजमहल में, है ना। इसीलिए अब ताजमहल के एक ह्यूज पेरीमीटर के अराउंड इंडस्ट्रीज अलाउड नहीं है, इसी एसिड रेन को रोकने के लिए। तो एसिड रेन के एरियाज कौन कौन से हैं वर्ल्ड में? तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जैसे स्कैंडिनेविया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ ईस्ट यूएसए हो गया, या नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, तो इन सारी इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादातर एसिड रेन देखने को मिलती है। इंडिया में फर्स्ट टाइम एसिड रेन कहाँ हुई थी? 1974 में बॉम्बे में। उसके बाद से कहीं और सिटीज़ में भी देखने को मिला। साथ साथ में नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया आपका, कोस्टल कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तो लो पीएच सॉइल यहाँ भी देखने को मिली है। तो मतलब ऑलमोस्ट अक्रॉस द कंट्री इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे एसिड रेन हमने देखी है। एसिड रेन के कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं? तो पहला है कि लो सल्फर फ्यूल का यूज़ किया जाए, या वॉश्ड कोल जिसे हम बोलते हैं। लो सल्फर फ्यूल कौन सा होता है या कोल कौन सा होता है? ये हाई क्वालिटी वाला होता है। जो कोल होता है हमारा, उसकी भी क्वालिटीज डिटरमाइंड है ना। तो वो कोल की क्वालिटी किससे आती है? कितना कार्बन कंटेंट है। तो जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला या फिर हाई क्वालिटी वाला वो कोल होगा, उतना ही उसमें लो सल्फर फ्यूल होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो एडवांस इकोनॉमी है वो तो अच्छा हाई क्वालिटी वाला कोल इंपोर्ट भी कर लेती है, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर पुअर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग या वो कंट्रीज़ ऐसे कोल का भी यूज़ करती हैं जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर होता है। तो इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल बेल्ट में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे काम बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीका या फिर साउथ एशिया, इसीलिए इधर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा कंट्रोल मेजर है वो है बफरिंग का। तो हम एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को भी ऐड कर सकते हैं एसिडिफाइड वाटर में, उसका पीएच बढ़ाने के लिए। तो यूजुअली जो लाइम होता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमारे यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।